बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। This is our last session for this chapter biological classification. रूटीन में थोड़ा कुछ abnormality था। आज हम लोग पढ़ रहे होंगे वायरस और लाइकेंस के बारे में, और ये आज का यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर होगा। और इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, दैट विल बी प्लांट किंगडम, ठीक है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होना है। लेकिन अभी तो जो सीक्वेंस है हम लोगों का, जो मैंने आपको बोला है वही रहेगा। दैट इज टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट वायरसेस एंड लाइकेंस, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम। तो अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। रूटीन उसी हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगली बार रिप्रोडक्शन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, प्लांट किंगडम में लिखा हुआ मिलेगा। और आज रिप्रोडक्शन नहीं, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट करा था अबाउट लाइकेंस, और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, जहां डाउट हो पूछिएगा। ये जो लाइकेन है ये एक ऑर्गेनिज्म का ही नाम है, लेकिन कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने आप में एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। यानी आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में डुअल ऑर्गेनिज्म है। जब मैं कहता हूं कि ये कंपोजिट या फिर डुअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है, तो मैं ये एड्रेस करना चाह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई अकेला एक इंडिविजुअल नहीं है, इसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं। तो दोनों को साथ में रहने से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, जिसका नाम दिया आपने लाइकेन। ध्यान दीजिएगा, लाइकेन उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसमें आप देखने वाले हैं दो अलग अलग सिम्बायोटिक पार्टनर साथ साथ रह रहे होंगे। तो लाइकेन मतलब आपको समझ में आना चाहिए अब आज के बाद कि ये एक ऑर्गेनिज्म का ही नाम है, लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसा है, कंपोजिट है। यानी लाइकेन में दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं। किसका क्या फायदा है, नुकसान है भी या नहीं है, या फिर फायदा है तो क्या फायदा है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैंने कहा है कि लाइकेन्स क्या है, दे आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम ही है, लेकिन वो कंपोजिट है, यानी कई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक साथ ये सिम्बायोसिस है एक तरह से। और आपने कहा कि ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब वही है, चाहे आप कंपोजिट कहना चाह रहे हो या फिर डुअल कह रहे हो, आप एड्रेस तो एक ही चीज को कह रहे हैं कि दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, और उनके साथ में रहने से जो नया ऑर्गेनिज्म बिल्डअप हुआ है उसे आप लाइकेन का नाम दे रहे हैं। ये जो लाइकेन है ये अपने आप में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जो सिम्बायोसिस है वो दो तरह का है, एक है म्यूचुअलिज्म और एक है प्रोटोकॉपरेशन, है ना। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। मैंने कहा था कि जो सिम्बायोसिस है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर ऑफ देम आर हार्म्ड। किसी का नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये सिम्बायोसिस भी दो तरह का होता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म, जहां दो साथ रहे ऑर्गेनिज्म हमेशा साथ में रहेंगे तभी उनका एग्जिस्टेंस, अदरवाइज उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अभी आप देखेंगे कि लाइकेन जो है इसमें एक एल्गी होगा और फंगस होगा। एक मतलब नंबर वाइज एक नहीं, वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी एल्गी एंड अनदर टाइप विल बी फंजाई। तो अगर ये एल्गी और फंजाई साथ में है तभी आप लाइकेन का नाम देंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप सिंपली कहेंगे तो एल्गी है तो सिंपली फंजाई है। लेकिन वही साथ में आकर तो कहेंगे ना एल्गी है ना फंजाई है, तो आप कहेंगे लाइकेन है ना। तो लाइकेन का अस्तित्व तब है, लाइकेन का एग्जिस्टेंस तब है व्हेन दीज टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑल टुगेदर इन ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेट है कि साथ में ही रहना होगा, फिजिकली दे विल बी अटैच्ड टुगेदर, तो आप कहते हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म। ठीक बात है। एक होता है प्रोटोकॉपरेशन, दोनों का फायदा होगा लेकिन रिलेशनशिप ऑब्लिगेट नहीं है। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ढेर सारा एग्जांपल पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म का भी और ढेर सारा एग्जांपल पढ़ने को मिलेगा आपको
प्रोटो कॉर्पोरेशन का भी, है ना। अब वो प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे फिर। तो मैंने फिलहाल कहा है कि जो लाइकेन है ये सिंबायोटिक एसोसिएशन तो है ही, इसे आप फाइन करके कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, है ना। इसको और फाइन कर दिया तो आप कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। और कौन रहता है म्यूचुअली साथ साथ, तो एल्गी रहता है और कौन रहता है, फंजाई रहता है। किसी भी लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट है, जो एल्गल कंपोनेंट है उसे कह देंगे आप, दे दीजिए, धोया हुआ है ना, हाँ ठीक। तो किसी भी लाइकेन में मैंने कहा दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक जो एल्गी है उसे आप कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहते हैं आप माइकोबायोंट। लिखा है यहां पे कि जो एल्गल कंपोनेंट है उसे कहते हैं आप फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहते हैं आप माइकोबायोंट। चूंकि आप जानते हैं इतना तो कि एल्गी कम्स इन किंगडम प्लांटी, यानी वो ऑटोट्रोफिक होता है, और वहीं फंजाई आप पढ़ चुके हैं वो कैसा होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। वही लिखा है कि इस कंपोनेंट में खाना बनाने वाला है और एक बैठ के ऐश करने वाला है, उसी खाने को खाने वाला फंजाई भी है यहां पे। दूसरी चीज जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भले ही मैंने कहा दोनों हैं यहां पे, लेकिन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। किसी भी लाइकेन में जो फंजाई है वो ज्यादा मिलता है। वही लिखा है कि माइकोबायोंट इज डोमिनेंट पार्टनर एंड कंस्टिट्यूट्स 95% ऑफ बल्क। जो टोटल लाइकेन का बल्क होगा, जो वॉल्यूम होगा, उसमें नियरली 95% के आसपास कौन होगा, फंगल पार्टनर होगा। तो आपने कहा ये बल्क में मिलता है। अब ये जो लाइकेन है इसे आप कहते हैं, सुने होंगे, याद आता होगा कि इसे कहते हैं आप पायनियर कम्युनिटी। क्या कहते हैं बेटा, पायनियर कम्युनिटी। कब कहते हैं, तो जब बात करते हैं अबाउट लिथोसियर। कई लोगों को सुना सुना तो लग रहा होगा कि हाँ यार कहीं तो पढ़े थे, कहीं क्या 12th में पढ़े थे। मैं थोड़ा आपको याद करा दूं, हालांकि अभी ये क्या होता है नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि इनका रिलेशन अपने इस लाइकेन से है, इसलिए थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए अभी से ही। अब यहां सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है समझिएगा। जहां कहीं भी आप रह रहे हैं अपने घर में, वहां बीते कई साल पहले, जरूर 100 साल पहले, 1000 साल पहले, बिल्कुल वो रहा होगा बिल्कुल बैरन लैंड, या फिर और पहले जाएं तो बिल्कुल बैरन लैंड रहा होगा। बहुत समय पहले जाएं, यानी जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा था उस समय की बात करें, तो जो एंटायर सरफेस था वो पत्थर पत्थर था, है ना। जहां पानी नहीं है, समुद्र वाला एरिया छोड़ दो, बाकी सब क्या था, पत्थर था। क्योंकि अल्टीमेटली जो अर्थ था दैट वाज अ फायरबॉल, और बाहर से धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हुआ ठंडा होकर के, तो बाहर में पत्थर बनना शुरू हुआ। आज भी आपको जो अर्थ का कोर है वहां पे मोल्टेन फॉर्म में ही लावा मिलता है। तो सरफेस वैसे ही था। अब ये धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हुआ और वो पत्थर बन गया। अब उस पत्थर पे, जहां पे बिल्कुल क्रैक्स भी नहीं थे, कोई लाइफ फॉर्म नहीं था, कैसे उस बैरन रॉक पे कैसे लाइफ डेवलप होना शुरू हुआ, उसे आप कहते हैं सक्सेशन। जब किसी बैरन लैंड पे यानी पत्थर पे शुरू होता है सक्सेशन, तो सबसे पहले वहां पे कौन इवॉल्व कर पाते हैं, लाइकेन्स इवॉल्व कर पाते हैं। ऑल दो वहां कंडीशन हार्श होता है। कंडीशन हार्श मतलब ना वहां पकड़ बनाने के लिए मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी तो तब ना बने जब वेदरिंग होगा, तो पकड़ बनाने के लिए मिट्टी नहीं है, मिनरल्स का उतना एबंडेंट सोर्स नहीं है, वेजिटेशन नहीं है आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि कंडीशन हार्श होता है। एंड even though condition is inhospitable, condition used to be harsh during that time, लेकिन वहां सबसे पहले कौन ग्रो कर पाता है, लाइकेन्स ग्रो कर पाते हैं। तो whenever succession occurs, जो सबसे पहले आता है उसे कहते हैं पायनियर कम्युनिटी, और जो सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे स्टेबल होता है, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मैंने कहा कि जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे स्टेबल होता है। लॉजिकल है ना।
सक्सेशन में क्या होता है, पहले कोई स्पीसीज ए आता है, फिर वो अपने आप वहां पे खत्म हो जाता है, फिर बी आता है, बी खत्म होता है, फिर सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई, यानी ऐसे करके एक के बाद एक, जैसे आप पढ़ते ना हिस्ट्री में सक्सेशन, यानी ये राजा के सक्सेसर हुए, उनके ये सक्सेसर हुए, ऐसा ही होता है ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहां भी हो रहा है, लेकिन जो सबसे लास्ट में आया वो लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई और नहीं आ रहा है, यानी ये सबसे स्टेबल हो गया वो। तो सबसे लास्ट में आता है उसे कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी, और वो कहलाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो सबसे पहले आया वो पायनियर, सबसे लास्ट में आया वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो मैंने कहा है कि जो लाइकेन है ये होते हैं पायनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन ऑन रॉक्स, जिसे कहते हैं लिथोसियर। सक्सेशन ऑन रॉक इज नोन एज लिथोसियर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लिखा है कॉमनली लीव अंडर ह्यूमिड एंड एक्सपोज्ड कंडीशंस एंड कैन टॉलरेट एक्सट्रीम डेसिकेशन। कहने का मतलब ये है, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये कंडीशन बहुत हार्श हो तब भी बड़े आराम से हंसते खेलते रह जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। cannot tolerate सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्या है, दे आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। चूंकि एयर में ये ज्यादा होंगे, एयर में अगर ये ज्यादा होगा कौन, SO2, तो ये जो SO2 है ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और अल्टीमेटली जो एल्गल कंपोनेंट है वो खाना नहीं बना पाएगा, उसी पे डिपेंडेंट फंगल पार्टनर था तो वो भी मर जाएगा, एल्गी भी मरा, फंगस भी मरा, मतलब लाइकेन मरा। तो जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी ये इंडिकेटर हुए एयर पोल्यूशन के। देन और लिखा है, ये भी स्टामा की करूंगा मैं, लिखा है इसके फीचर के बारे में कि ये पेरिनियल हुआ करता है, ये स्लो ग्रोइंग होता है, और ये अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलता है। यही मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये है जो काम आएगा आपको, कैन ग्रो इन हार्श कंडीशंस। कंडीशन अगर हार्श होगा तो ही ये ग्रो कर जाएगा। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्वाति कह रही है सर पायनियर कम्युनिटी गेट डिसअपियर बट लाइकेन स्टिल एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पायनियर होता है वो सबसे पहले आता है और वो सबसे अनस्टेबल होता है, वो जल्दी वहां से खत्म भी हो जाता है फिर, लेकिन जब वो जाता है तो उसके पहले वो वहां के कंडीशन को बना चुका होता है सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो जो भी सक्सेशन में आता है, जो क्लाइमेक्स है उसको छोड़ करके वो सब के सब अनस्टेबल होते हैं, यानी आते हैं और जाते हैं। तो ये सिचुएशन है लाइकेन के बारे में, आप ध्यान रखिएगा। और कल ही मैंने इस ब्लैंक स्लाइड पे, यानी लास्ट में मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे बताया था कि जो लाइकेन है उसमें दो कंपोनेंट है, एक मैंने कहा एस्कोलाइकेन, एक मैंने कहा माइकोबायंट, एक मैंने कहा फाइकोबायंट। माइकोबायंट में आपने कहा एस्कोमाइसिटिस होता है जनरली, और दूसरा बेसिडोमाइसिटिस भी होता है कई बार। जो एल्गल कंपोनेंट था उसमें मैंने कहा कि ग्रीन एल्गी होता है या फिर बीजीए होता है। ग्रीन एल्गी में कौन कौन होता है, तो मैंने कहा क्लोरेला है या फिर ट्रेबॉक्सिया है। वैसे ही बीजीए में मैंने कहा नॉस्टॉक या फिर एनाबेना होता है। अगर किसी लाइकेन में एस्कोमाइसिटिस होता है तो उसे आप एस्कोलाइकेन का नाम दे देते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली सीन लाइकेन होते हैं। और अगर बेसिडियोमाइसिटिस होता है किसी फंगल पार्टनर के रूप में लाइकेन में, तो उसे आप बेसिडियोलाइकेन का नाम दे देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि एस्कोलाइकेन का एग्जांपल है ग्राफिस, क्लेडोनिया, अस्निया, पार्मेलिया। वैसे ही जो बेसिडियोलाइकेन उसका एग्जांपल था कोरेला एंड कोरा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, इसलिए फिर से उसी बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं अबाउट टाइप। जो लाइकेन है उसका मेनली 3 अलग अलग टाइप है। एक है क्रस्टोज। ये जो क्रस्टोज होते हैं इनके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, तो ये क्रस्ट लाइक होते हैं। और ये क्रस्ट लाइक का मतलब क्या है, रिमेन्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम थ्रू, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, रिमेन्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम at several points
थ्रू राइजीन। पहली बात तो ये कि क्या लिखा है उसको छोड़ते हैं, आते हैं जरा राइजीन क्या होता है, ये मैंने क्या लिख दिया है। तो राइजीन का रिलेशन दो और भी टर्म से हैं, एक रूट, एक राइजॉइड और एक राइजीन। इन तीनों को जरा आप समझ लीजिए ढंग से। अगर बेसिक कंसेप्ट पे जाएं, कंसेप्चुअल बात करें अगर हम लोग, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो रूट है उसका रिलेशन हमेशा स्पोरोफाइट से होता है। जहां कहीं भी रूट मिलेगा वो उस प्लांट का स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा। जैसे एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा हुआ है, नहीं अच्छे से याद है तो धुंधला ही सही याद होगा जरूर, कि गैमेटोफाइट भी होता है और स्पोरोफाइट भी होता है। मेन प्लांट कौन होता है? चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट किंगडम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन जरा मुझे बताइए क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसा है, वो स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है? इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या? देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बताइए जरा, एंजियोस्पर्म में या फिर जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है? जरा मुझे इसका आंसर फटाफट हो सके तो दीजिए, नहीं हो सके तो भी बता दीजिए कि सर नहीं याद है, ताकि मैं वेट ना करूं, समय खराब ना हो आपका और मेरा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। आकर्ष का आंसर आया है। आंसर क्या है मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आंसर इज परफेक्ट। आप लोग देख पाते हैं दूसरे का टाइप किया हुआ, चैट किया हुआ, लिखा हुआ? नहीं देख पाते होंगे ना। तो आकर्ष का आंसर आया हुआ है एंड दैट आंसर इज परफेक्ट। बाकी लोग का आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है, सिर्फ आकर्ष का ही आया है। और कोई नहीं है क्या? जूही, स्वाति, सुमित, युक्ता, कहां है सब? किसी का कोई आंसर नहीं है। सुमित का आंसर आया है और आंसर है गलत। अदिति का भी आंसर आया है, आंसर लेकिन इनकरेक्ट है। चलिए 3 लोगों का आंसर आया है। सबाना का भी आंसर आया है, बट अनलकली दैट आंसर इज इनकरेक्ट। जूही का आंसर है एंड आंसर इज परफेक्ट। आंसर सही है जूही का। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको, और अगर मान लीजिए याद नहीं है तो आप ऐसे सोच सकते थे जो आपको याद है, और क्वेश्चन ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने 12th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा था आपने इस सेंटेंस को ही, कि एंजियोस्पर्म में जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। ये मुझे लगता है सबको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर अपने आप से उम्मीद करना चाहिए आपको कि हाँ याद होना चाहिए था मुझे। ये सब बेसिक चीजें हैं। मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म में, आपने जब बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी करा होगा तो पढ़े होंगे आप इसको अच्छे से, कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है जो कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड हुआ करता है, वही होता है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब जरा मुझे बताओ कि वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो सिर्फ 7 सेल का है, क्या वो डोमिनेंट है? क्या वो डोमिनेंट है? क्या उसमें रूट है, शूट है, लीफ कुछ दिखता है क्या आपको? कुछ भी नहीं दिखता। क्या वो खाना बनाता है क्या? नहीं। क्या उसका अपना एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। वो डिपेंडेंट है किस पे? स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टेइडोफाइट हो या फिर जिम्नोस्पर्म हो या फिर एंजियोस्पर्म हो, इन केस ऑफ टेइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मेन प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट देखेंगे हम लोग, सब में अलग अलग टाइप का है। तो फिलहाल मैंने कहा है, एक कंसेप्ट बताया है आपको कि जो स्पोरोफाइट है उसका रिलेशन रूट से होता है, फिर उल्टा कहें अगर कहीं रूट मिलता है तो उसका रिलेशन हमेशा स्पोरोफाइट से ही होगा। ठीक बात है। देन जो गैमेटोफाइट होगा उसका रिलेशन राइजोइड से होगा। जैसे स्पोरोफाइट में रूट मिलता है जिस काम के लिए, वैसे ही गैमेटोफाइट में एग्जैक्टली वही काम के लिए गैमेटोफाइट में क्या मिलता है? राइजोइड मिलता है। तो
रूट का रिलेशन स्पोरोफाइट से और राइजोइड का रिलेशन गैमेटोफाइट से होता है। अब आइए यहां पे राइजीन, ये राइजीन क्या है? तो ये भी फंक्शन वाइज राइजोइड जैसा, रूट जैसा ही है। फंक्शन वाइज तो राइजोइड हो या फिर रूट हो, एक ही होता है ना। वैसे ही फंक्शन वाइज राइजीन भी राइजोइड और रूट के जैसा ही है, यानी ये भी एंकरेज देगा, ये भी पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जो राइजीन भाई साहब हैं, ये क्या हैं? तो ये एक्चुअली फंगल हाइफी है। क्या है बेटा? दीज आर एक्चुअली फंगल हाइफी, ये सब फंगल हाइफी है, जो कि काम करता है राइजोइड की तरह, रूट की तरह ही, यानी पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है और होल्ड देता है। तो किसी भी लाइकेन को आप देखेंगे तो मिट्टी से ग्रो करता है, मिट्टी से अटैच होकर ग्रो करता है। अब मैंने कहा है कि जो लाइकेन है उसमें ढेर सारे फंगल हाइफी होते हैं, इसे आप राइजीन कहते हैं। यही राइजीन जो है ये मिट्टी में जाता है और पूरे लाइकेन को एंकरेज प्रोवाइड करता है। तो आपके काम की बात यह है कि जो क्रस्टोज है इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने कहा ये क्रस्टोज लाइकेन है, आप ऊपर से देख रहे हैं, मैं नीचे से इधर से बता रहा हूं आपको। नीचे से क्या है? ढेर सारे ऐसे फंगल फिलामेंट निकले हुए हैं जिसे आप राइजीन कह रहे हैं, और इन्हीं राइजेंस के थ्रू ये सबस्ट्रेटम से अपने अटैच्ड हैं। तो ये है क्रस्टोज। एग्जाम्पल भी मुझे देना चाहिए और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल है आपके लिए ग्राफिस। वैसे ही दूसरा है फोलियोज। अब फोलियोज का रिलेशन किस बात से होता है? फोलियोज का रिलेशन लीफ से होता है। तो ये कैसे हैं? ये लीफ लाइक हैं, जहां वो क्रश जैसे थे, ये लीफ जैसे लोब्ड हैं, लीफ लाइक लोब्ड। और क्या है? रिमेन्स अटैच्ड टू फ्यू साइट्स। जहां यहां मैंने कहा था कि कई जगहों से अटैच्ड होते हैं, यहां कह रहा हूं कुछ जगहों से ये अटैच्ड होते हैं। और जो फ्रूटिकोज हैं ये तो बुश लाइक होता है, यानी हाईली ब्रांच्ड होता है, बुशी होता है इसका अपीयरेंस, यानी हाईली ब्रांच्ड होता है। जैसे मैंने क्रस्टोज का एग्जाम्पल दिया है वैसे ही मुझे बाकियों का भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल दूं तो ग्राफिस है, क्लैडोनिया है, असनिया है, और यहां आप एग्जाम्पल लें तो पार्मेलिया है। तो ये सब के सब एस्कोलाइकेन है अगर आप कंपोजिशन वाइज देख रहे हैं तो, और स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं तो ये क्रस्टोज है, ये फोलियोज है और ये फ्रूटिकोज है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के लाइकेन भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो सिंबायोटिक एसोसिएशन है इसमें किसका क्या रोल है। तो लिखा है एल्गी प्रिपेयर्स फूड। एल्गी जो है ये फूड सिंथेसाइज करता है, और जो फंजाई है ये इस पे डिपेंड होता है ये फूड के लिए। एक बार फिर से मेरे लाइन को रीड करता हूं। लिखा है एल्गी प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम फॉर इट्स पार्टनर थ्रू राइजीन्स। तो यहां क्लियर हो रहा है कि सिंबायोटिक एसोसिएशन में किसका क्या रोल है। काम बटा हुआ है, एल्गी खाना बनाने में सक्षम है तो वो खाना बनाता है और फंजाई उसी खाने पे डिपेंडेंट रहता है, जबकि जो फंजाई है वो बल्क में होता है, यानी वो एल्गल पार्टनर को शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है। यहां शेल्टर लिखा है, आप यहां पे प्रोटेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। बात एक ही हुआ, जो शेल्टर देगा ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देगा ही देगा। तो ये रोल हुआ। अब कई बार कई टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो लाइकेन है ये म्यूचुअलिज्म का नहीं, ये हेलोटिज्म का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोटिज्म। हेलोटिज्म क्या है? तो इसी को आप एक और नाम देते हैं, दैट इज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। यानी एक तरफ आप कहते थे कि जो सिंबायोसिस है यानी म्यूचुअलिज्म है उसमें दोनों का फायदा होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप कहते हैं मास्टर स्लेव मैकेनिज्म, जिसे आप हेलोटिज्म भी कहते हैं, इसमें आप यह बताना चाह रहे हैं कि चलिए दोनों का फायदा है, ठीक वैसे जैसे मास्टर का स्लेव से रिलेशन रहता है, दोनों का फायदा है,
लेकिन मास्टर स्लेव में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो मास्टर है वो डोमिनेट करता है ऑन स्लेव, है ना ऐसा? एग्जैक्टली इसमें कहते हैं आप कि मास्टर कौन है? मास्टर है फंजाई, और स्लेव कौन है? तो वो है एल्गी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फंजाई मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है? इसलिए कह रहे हैं आप फंजाई को, आप इसलिए कह रहे हैं कि वो मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि 3 कारण है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा नोटबुक में। 3 कारण क्या क्या है? तो 3 कारण ये है, पहला मैं पॉइंट कह रहा हूं कि जो फंजाई है वो एल्गी के सेल वॉल में जो पेक्टिन का डिपोजिशन होना चाहिए नॉर्मली, वो नहीं होने देता है। राइट? मैंने बोला है कि जो फंजाई है वो एल्गी के सेल वॉल में जो पेक्टिन का डिपोजिशन होना चाहिए था वो नहीं होने देता है, यानी मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जो एल्गी वो सफर कर रहा है ऐसे में। तो और क्या है? तो जो फंजाई है वो पेनिट्रेट कर जाता है, फंगल हाइफी जो है दैट पेनिट्रेट्स एल्गल सेल्स, एल्गी के जो सेल्स हैं उनको ये पेनिट्रेट कर जाता है, यानी ऑब्वियसली नुकसान होता है। और क्या है? तो जो फंजाई है ये इंड्यूस करता है एल्गी को टू सिंथेसाइज सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी एल्गी जो है वो अदरवाइज बनाता नहीं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लेकिन जो फंजाई है दैट अल्टर्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्गी एंड इंड्यूसेस दैट एल्गी टू सिंथेसाइज दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं जाना होता डिटेल में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा है कि जो फंजाई है वो मास्टर है, और मास्टर क्यों है तो जस्टिफाई किया है मैंने। ये सब बियॉन्ड एनसीईआरटी है, फार बियॉन्ड एनसीईआरटी है, लेकिन जानिएगा मैंने कहा है कि जो फंजाई है वो एल्गी के ऊपर के सेल वॉल में जो डिपोजिशन होना चाहिए था पेक्टिन का वो नहीं होने देता है, सेल्स को पेनिट्रेट कर जाता है और वो एल्गी को इंड्यूस कराता है कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए जो कि अदरवाइज नहीं बनते वहां पे। राइट? अभी जो लाइकेन है इसमें जो फंगल कंपोनेंट है इसका एक रोल और याद रखिएगा आप। जो फंगस होता है वो रिलीज करता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या रिलीज करता है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड रिलीज करता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब आपने कहा कि लाइकेन जो हैं वो पायनियर कम्युनिटी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा लाइकेन जब ग्रो करते हैं तो उन पत्थरों में क्रैक पड़ना शुरू होता है और उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? फंगस है। कैसे करता है वो वेदरिंग, कैसे क्रैक डेवलप कराता है? तो वो ऑक्जेलिक एसिड रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू विच जो पत्थर है उसमें वेदरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर one would never imagine that they had two different organisms within them। तभी तो आपने कहा कि लाइकेन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। ठीक बात है। यहां आप अगर स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो ये एक लाइकेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये राइजिन्स लेबल किए हुए नीचे की तरफ जो कि फंगल हाइफी ही है। देन यहां लेबल किया हुआ है कॉर्टेक्स और मेडुला, ऐसे करके अलग अलग लेयर्स बांटे हुए हैं। जो ग्रीन दिख रहा है ये ग्रीन वाला कंपोनेंट, इसमें एल्गल कंपोनेंट है। और जरा गौर कीजिएगा यहां पे तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे, जिसका नाम क्या है? इसीडियम। दिस इसीडियम्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये बने क्यों हैं? तो इसीडियम में बना है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाना है भाई सरफेस एरिया? तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ज्यादा होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, लाइट से ज्यादा एक्सपोज होगा, यानी खाना ज्यादा बनेगा। तो इसीडियम जो है ये प्राइमरली क्यों बना है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे फिर इसीडियम आने वाला है। इसीडियम इज सिंगुलर। इसीडिया आर फिंगर लाइक इवेजिनेशन ऑफ लाइकेन। जानते हैं ना आप इवेजिनेशन, बाहर निकलना इज इवेजिनेशन। फिंगर लाइक इवेजिनेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये आप ध्यान रखेंगे अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल। अब बात कर लीजिए जरा रिप्रोडक्शन के बारे में।
तो रिप्रोडक्शन में पहला तरीका है, बहुत प्रिमिटिव तरीका है, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके, इससे भी होता है। देन फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और यहां ध्यान दें आप, तो लास्ट का दो इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अभी मैंने कहा था इसीडिया जो है ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन कई बार ये जो इसीडिया है जो आप यहां पे देख रहे थे, ये इसीडिया यहां से टूट करके अलग हो जाता है। दिस इसीडिया डिटैचेस फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म और ग्रोस टू फॉर्म अ न्यू लाइकेन। तो ध्यान रखिएगा, इसीडिया से रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं हो, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, लेकिन इससे रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। देन लास्ट सोरेडिया जो है ये मेन तरीका है रिप्रोडक्शन का। सोरेडिया क्या है, तो दीज आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक प्रोपेग्यूल, दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्रोपेग्यूल ऑफ लाइकेन। यहां लिख रहा हूं मैं, मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा अच्छे से। बोला है मैंने यहां पे माइक्रोस्कोपिक प्रोपेग्यूल, माइक्रोस्कोपिक तो आप जान रहे हैं, प्रोपेग्यूल का मतलब क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप के घर में गांव में खेती बाड़ी होती है, तो कभी आलू का फसल होता है, आपके यहां आलू लगाते हैं घर पे, तो देखे होंगे आप आलू कैसे लगाते हैं आखिर, तो जो छोटा छोटा आलू खरीदते हैं मार्केट से और उसी को मिट्टी में लगा देते हैं और उसी से एक नया पौधा बनता है। और उस पौधे में एक आलू लगाए थे, उससे एक पौधा बना, उस एक पौधे में ढेर सारे 8, 10, 12, 15 ऐसे आलू लगते हैं। तो ये जो एक आपने आलू लगाया जिससे एक नया पौधा बना, ये कहलाएगा प्रोपेग्यूल। एनी स्ट्रक्चर which is being used for propagation of anything is known as propagule. Getting my point? जैसे आलू से आपने नया पौधा बना दिया, यानी करा दिया रिप्रोडक्शन ना, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है, अपने आप प्रोपेगेशन कराया आपने, इसे कहते हैं आप दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोपेग्यूल। अदरक लगा दी मिट्टी में, एक नया पौधा बन गया, वो क्या है, अपने आप में प्रोपेग्यूल है। कैसे प्रोपेग्यूल है, तो कहें दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, क्योंकि पोटैटो है या फिर अदरक है, ये आप जानते हैं, दिस आर वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। रूट है कि स्टेम है उस पर नहीं जाते हैं अपन, आप जानते हैं पहले से। तो मैंने वही कहा है कि जो सोरेडिया है ये माइक्रोस्कोपिक प्रोपेग्यूल है लाइकेन के, यानी अल्टीमेटली ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें फंगस भी होगा और लाइकेन भी होगा, यानी जो आप फंगस भी होगा और एल्गी भी होगा। जो आप लाइकेन का स्ट्रक्चर देखते हैं उसी का मिनिएचर वर्जन समझ लीजिए क्या है, ये सोरेडिया है। ये अपने आप में माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे साइज का प्रोपेग्यूल है लाइकेन का, और ये मेन तरीका रिप्रोडक्शन का इसका ये एयर करंट से इसका होता है डिस्पर्सल। ठीक बात है, इसका डिस्पर्सल कैसे होता है, एयर करंट से होता है। डिस्पर्सल जानते हैं ना आप, मान लीजिए लाइकेन यहां पे ग्रो कर रहा है, यहां से तेज हवा चली और यहां चला गया वो उस जगह पे, तो क्या है, अपना डिस्पर्सल है। ये कैसे होता है, तो एयर से भी हो सकता है, विंड से भी, वाटर से भी हो सकता है, लेकिन लाइकेन में किससे हो रहा है, एयर करंट से होता है ये डिस्पर्सल। तो दिस वाज अबाउट रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज ये है कि आप इसका कुछ यूज है, जरा वो भी देख लेते हैं। लिखा है पहला, अर्ली कॉलोनाइजर्स होते हैं ये, मैंने कहा ही था कि दे आर पायनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन, इसलिए लिखा है ये, उसी के लिए लिखा हुआ है कि ये अर्ली कॉलोनाइजर्स होते हैं। देन क्लेडोनिया रेंजिफेरा, जो क्लेडोनिया रेंजिफेरा है इसे आप रेंडियर मॉस कहते हैं,
और नाम ही है रेंडियर मॉस। ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। मॉस जो है, जो एक्चुअल मॉस है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर एक्चुअल मॉस, लेकिन यहां पे लाइकेन की बात कर रहे हैं, यहां पे मॉस आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम में है मॉस लेकिन ये मॉस नहीं है। इसे आप कह रहे हैं रेंडियर मॉस क्योंकि ये एडिबल होता है। दिस क्लेडोनिया रेंजिफेरा विच इज लाइकेन इज एडिबल। कौन खाता है इसे? तो इसे रेंडियर खाते हैं। इसे कौन खाता है? रेंडियर। ये ग्रो करता है टुंड्रा रीजन में, जहां पे बिल्कुल परमाफ्रॉस्ट बर्फ जमा रहता है, वहां पे ग्रो कर जाता है और वहां पे इसे रेंडियर खाता है, उसके लिए फूड हो गया। तो आपने कहा ये रेंडियर मॉस है। वैसे ही ऑर्शिल ये एक डाई है। ऑर्शिल एक डाई है और इसे आप ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम रोशेला टिंक्टोरिया। रोशेला टिंक्टोरिया। और इसी से आप लिटमस भी ऑप्टेन करते हैं। हालांकि अब आप जो केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं लिटमस पेपर सिंथेटिक है, लेकिन जो लिटमस नेचुरल फॉर्म में ऑप्टेन किया जाता है वो कहां से करते हैं आप? इसी रोशेला टिंक्टोरिया से ऑप्टेन करते हैं लिटमस, जो कि पीएच टेस्ट के लिए आप यूज करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन जो असनिया है, जो कि अपने आप में लाइकेन था, इससे ऑप्टेन करते हैं असनिक एसिड। और ये असनिक एसिड क्या है? तो इसका अपने आप में एंटीबायोटिक नेचर हुआ करता है, राइट? असनिक एसिड इज हैविंग एंटीबायोटिक नेचर। साथ में ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। ये फॉरेस्ट फायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जलने के बाद जब ये घिसते हैं आपस में तो फॉरेस्ट फायर इंड्यूस कर देते हैं। तो ये अलग अलग यूजेस हैं, फायदे हैं लाइकेन्स के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2 असाइनमेंट दे रहा हूं यहां से और आप करिएगा ही उसे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा। 2 स्ट्रक्चर है, एक होता है सिफेलोडिया और एक होता है साइफेली, राइट? ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं और इन दोनों के बारे में ईच ऑफ यू विल वर्कआउट कि ये क्या है। आखिर आपको पता करना है कि सिफेलोडिया और साइफेली, जिसका रिलेशन लाइकेन से है, इसका फंक्शन क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ सिफेलोडिया एंड साइफेली। एक काम दिया है, पहला काम दिया है वो भी, है ना? दिस इज फर्स्ट होमवर्क इन आवर एंटायर सेशन आई गेस। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसे सिंसियरली ढूंढेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मैं तो अगली बार पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? तो चूंकि पहला होमवर्क है इसलिए नाराज मत करना मुझे। ये आप पता करके ही आना अगली बार जब आप आएंगे। तो इस तरीके से ये लाइकेन हो गया है खत्म। आगे बढ़ते हैं और बात करना है वायरस के बारे में। मैं समय दे रहा हूं आपको 2 मिनट का। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। चल, लगता है कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज वायरस। अब जब वायरस सुनते हैं आप तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन बिल्कुल याद आ जाना चाहिए वो ये कि जो वायरस हैं ये इंट्रा सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। These are intracellular obligate parasite। आप ध्यान रखिएगा।
यहां से एक और टर्म है जो कि शायद आप सुने होंगे और कंफ्यूजन भी होगा, नहीं अगर सुने तो अब सुन लेंगे। तो एक टर्म होता है वायरियोन, और कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं वायरोइड्स के बारे में, वायरोसाइट्स के बारे में, वायरस के बारे में, और ये आ गया वायरियोन, सब एक जैसा है ना। तो ध्यान रखिएगा वायरियोन क्या होता है। तो जो इनएक्टिव वायरस होता है उसी के लिए आप टर्म यूज करते हैं वायरियोन। जैसे मान लीजिए यहां पे एक वायरस पड़ा हुआ तो इनएक्टिव है वो, तो उसे कहते हैं आप सिंपली वायरियोन है। अब पहली बार मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे अलग अलग साइंटिस्ट का नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी है। और पहला ही स्लाइड में लिखा हुआ है सारा नाम जो आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। इसमें कुछ सिलेक्शन रिजेक्शन मत करना, आपकी छांट लेते हैं, सिर्फ ये वाला याद कर लेते हैं, वो याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप सारे नेम्स को याद रखेंगे। पहला कि दिस वायरस टर्म वाज कॉइन्ड बाय लुइस पैस्चर, देन इवानोस्की डिस्कवर्ड वायरस, और इन्हीं को कहते हैं आप फादर ऑफ वायरोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी, जहां पे वायरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे ये भी कि टोबैको मोजाइक वायरस दैट इज टीएमवी was first discovered virus and was discovered by Ivanovsky. Then next important contributor is Beijerinck. इन्होंने वायरस को कहा कि ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शियस नेचर के लिविंग फ्लूइड हैं। These are infectious living fluid, इसका मतलब हुआ। Then दूसरा नाम है स्टेनली का, जिन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज किया, यानी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ध्यान रखिएगा किसी भी चीज को अगर आप क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो नॉन लिविंग हुआ। तो वायरस को सबसे पहली बार किसने क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टेनली ने करा। कौन सा वायरस था वो, टोबैको मोजाइक वायरस था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। ये क्या है भाई, तो सब जानते हैं कि डीएनए का जब होता है ट्रांसक्रिप्शन तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या नाम है इस प्रोसेस का, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जो आप पढ़ेंगे 12th में, शायद मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। अब इसके बाद कई बार ये जो आरएनए है इससे डीएनए बन जाता है, जिसे आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर, इसीलिए इसका नाम टेमिनिज्म भी होता है। क्या कहते हैं आप इसे, टेमिनिज्म भी होता है। ये आरएनए से डीएनए आप लेबोरेटरी में यानी पीसीआर मशीन में भी बना सकते हैं, और वायरस भी ये काम करता है। वायरस जो है जिसे आप कहते हैं रेट्रोवायरस, वो रेट्रोवायरस क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनने में कैपेबल होते हैं। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, मैंने कहा है सिंपली आरएनए से डीएनए बनना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टेमिनिज्म भी कहते हैं। और ये कौन कर लेता है, तो जो रेट्रोवायरस होते हैं वो ये काम को कर लेते हैं, यानी आरएनए से वो डीएनए बना लेते हैं। देन जो वायरसेस हैं, मैंने बोला ही कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, और इनका जो नेचर है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों से रिजेंबल करता है। अब कौन कौन से नॉन लिविंग वाले फीचर हैं और कौन कौन से लिविंग वाले फीचर हैं, मैंने यहां पे एनलिस्ट किया हुआ है, और आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है ना, ये याद ही रखना होगा आपको। जैसे नॉन लिविंग लाइक फीचर क्या क्या है, तो वायरस में कभी भी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। प्रोटोप्लास्ट जानते हैं ना आप, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों मिला के कहते हैं आप प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पे ना सेल मेम्ब्रेन होता है और ना अंदर में प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। अब जरा सोचो, ऐसा कोई सेल हो सकता है क्या, ऐसा कोई लिविंग सिस्टम हो सकता है इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं हो, बिल्कुल नहीं। प्रोटोप्लाज्म इज द एरेना ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसी में तो सब के सब एक्टिविटीज होते हैं। जब वही नहीं हो तो फिर सेल लिविंग कैसे हो सकता है, यानी प्रोटोप्लास्ट का ना होना नॉन लिविंग जैसा फीचर है। फिर मैंने अभी बताया था आपको कि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई चीज, तो वो नॉन लिविंग हुआ इसका मतलब। तो वायरस जो है इसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा चुका है, और ये अपने आप में नॉन लिविंग वाला फीचर हो गया।
इसमें फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होता, यानी अगर ये वायरस यहां बोर्ड पे पड़ा हुआ है तो ये ऑटोनोमस नहीं है, यानी ये जैसे नॉर्मल कोई सेल जिंदा रह लेता है अकेले भी, वैसे ये जिंदा नहीं होगा, इनएक्टिव होगा, इनॉट होगा, कुछ नहीं कर सकता, वो मरा हुआ है अगर यहां पे पड़ा हुआ है। तो जब तक कोई वायरस नॉन लिविंग सरफेस पे पड़ा हुआ है तब तक वो इनॉट है, कुछ नहीं कर सकता वो। बट वंस इट एंटर्स अ लिविंग सिस्टम, वो अपने औकात पे चलाता है बिल्कुल, दैट बिकम्स एक्टिव, और वो शुरू करता है उस होस्ट टिश्यू के अंदर परेशानियां खड़ा करना शुरू कर देता है। देन नेक्स्ट है हैविंग हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं जानकारी है कि क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन इतना जानकारी है कि इसका रिलेशन कुछ ना कुछ डेंसिटी से है, डेंसिटी जैसा ही कुछ है, जानकारी आपको होगा इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो वायरस है इसमें इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होना नॉन लिविंग का फीचर है। देन इसमें कोई भी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम होता नहीं है। जैसे आप एनर्जी स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में, एनएडीएच के फॉर्म में, एफएडीएच के फॉर्म में, ऐसा कोई मशीनरी, ऐसा कोई सिस्टम वायरस के अंदर नहीं है। वायरस में ये इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। जो वायरस है इसमें ग्रोथ नहीं होता, यानी छोटा वायरस से बड़ा वायरस हो गया, ऐसा नहीं होता। डिवीजन नहीं होता, यानी एक वायरस टूट के दो वायरस बनने से आपने कहा बाइनरी फ्यूजन, वो डिवीजन था, वो यहां पे नहीं होता। लेकिन जरा देखिए यहां पे लिखा है लिविंग लाइक फीचर में कैन मल्टीप्लाई। तो एक तरफ मैं कह रहा हूं कि यहां ग्रोथ नहीं है, डिवीजन नहीं है, यहां पे कह रहा हूं मल्टीप्लीकेशन है ना। ये कैसा मैथमेटिक्स है भाई? तो जब आप कहते हैं डिवीजन, मतलब एक अगर ये वायरस है तो ये डिवाइड किया, यानी टूट के दो बना, दिस इज डिवीजन, जो नहीं होता वायरस में। एक है मल्टीप्लीकेशन, ये एक वायरस है, एंड समहाउ मैकेनिज्म क्या है उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, समहाउ इस वायरस ने अपना एक और नया कॉपी बना लिया, यानी मल्टीप्लाई कर गया, एक फोटोकॉपी कर लिया अपना एक और, वो मल्टीप्लीकेशन है। तो वायरस वो मल्टीप्लाई कर सकता है लेकिन डिवाइड और ग्रो नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, ये सिली मिस्टेक हो जाता है। ग्रोथ और डिवीजन ना होना नॉन लिविंग का फीचर है, मल्टीप्लाई कर पाना ये लिविंग का फीचर है। इसमें रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। जरा खुद सोचो, रेस्पिरेशन ही तो मैकेनिज्म है जिससे कि एनर्जी करेंसी बनता है। अब यहां पे तो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है ना, इसलिए सब नॉन लिविंग के फीचर्स हुए। अब आइए लिविंग लाइक फीचर क्या है भाई? तो ये बना हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, जैसे कि लिविंग नेचर के, जैसे कि लिविंग मटेरियल हुआ करते हैं। यहां जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, चाहे वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इंटरेस्टिंग है ये, वायरस में आरएनए भी हो सकता है या जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लिविंग जैसा फीचर हुआ। ये मल्टीप्लाई कर सकता है, ये म्यूटेट कर सकता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वहां पे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। इसे आप ऑटोक्लेव करके मार सकते हैं, ये स्पेसिफिसिटी दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 की ही बात कर रहे हैं, तो अभी साइंटिफिकली ये नियरली कंफर्म है कि सिर्फ ह्यूमंस ही अफेक्ट हो रहे हैं इससे, है ना। डिजीज सिर्फ किस में हो रहा है? ह्यूमंस में डिजीज हो रहा है। हालांकि आने समय में चेंज हो सकता है क्योंकि अभी तो ऑनगोइंग रिसर्च है इसके बारे में। तो जो कोविड-19 है ये अपने आप में दिखाता है स्पेसिफिसिटी कि ये सिर्फ ह्यूमंस को कॉज कर रहा है अभी के रिसर्च के हिसाब से, है ना। तो ये स्पेसिफिसिटी है कि किसी और प्लांट को या फिर किसी और एनिमल को अफेक्ट नहीं करता है। हर वायरस का ऐसा ही होता है। तो हर वायरस अपने आप में दिखाता है स्पेसिफिसिटी, तो ये अपने आप में लिविंग जैसा फीचर हो गया। अब जरा बात करते हैं कि किसी वायरस में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो किसी वायरस में तीन ही चीज होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के नाम पे। एक होता है एनवेलप, एक होता है कैप्सिड, और एक होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, राइट। जरा एक करके सब बात करते हैं। एनवेलप क्या है? तो किसी भी वायरस में जरूरी नहीं है कि एनवेलप हो। सुनिएगा अच्छे से, मैंने कहा है कि किसी भी वायरस में एनवेलप हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। एनवेलप का होना इज ऑप्शनल।
अगर होगा तो ये सबसे बाहर का कवरिंग होगा, तभी तो नाम इसका है एनवेलप, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो एनवेलप है ये अगर प्रेजेंट है तो इट यूज टू बी आउटर मोस्ट, और ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, जो कि खुद का होता है इसका, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं इसमें, जो कि होस्ट से ये डिराइव करता है, यानी जिसमें मल्टीप्लाई किया होगा वहां से लिया होगा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को। जो एनवेलप है इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे कहते हैं आप पेप्लोमियर। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें चारों तरफ से नीचे फर्श है, ऊपर में छत है, साइड में दीवार यानी कवरिंग है, तो आपने पूरे कवरिंग को कह दिया, मान लो वॉल है ये आपके कमरे का, तो वॉल बना है कई सारे ईंट से ना, तो जैसे आपके कमरे में आपका वॉल का कंपोनेंट है ईंट, वैसे ही इस एनवेलप का जो यूनिट है उसका नाम क्या है, पेप्लोमियर। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हर्पिस वायरस है या फिर एचआईवी है, ये सब कैसे हैं, एनवेलप्ड वायरस है। एंड नॉट टू फॉरगेट, जिसने सबको परेशान किया हुआ है ना, हम लोगों को दूर किया हुआ एक दूसरे से, हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, वो है कोविड-19 वाला वायरस। ये कोविड-19 जो है ये भी कैसा है, एनवेलप्ड वायरस है। कैसा बेटा, ये एनवेलप्ड वायरस है, इसमें एनवेलप होता है, राइट। अगर आपको मन कर रहा होगा, कर ही रहा होगा, तो जरा इस शैतान को देख लो, यही है वो शैतान जिसे दुनिया याद रखेगी लंबे समय तक। इतना तहलका मचाया कि आज तक हुआ ही नहीं था ऐसा। ये है कोविड-19 का वायरस, जिसे आप कहते हैं कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर से दिख रहा है ये इसका एनवेलप है। ये दिखने में कैसा है, जैसे सन का रेडिएशन निकल रहा है, सोलर कोरोना जैसा दिखता है, तो नाम होगा इसका कोरोना वायरस, है ना। ये कोरोना वायरस नया नहीं है, ये जो नोवेल कोरोना वायरस है जिसे आप कोविड-19 कह रहे हैं, ये नया है। कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, कोरोना तो पुराना है, उससे नॉर्मल न्यूमोनिया वगैरह होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने कहा कि जो कोविड-19 है इसमें आपको दिख रहा है बाहर से ये एनवेलप, उसमें दिख रहा है आपको ये स्पाइक नाम का प्रोटीन है जिससे फाइन किया हुआ है, जो कि आपके सर पे जाके अटैच कर जाता है, जिसके थ्रू डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर यहां पे दिख रहा है इसी एनवेलप में, ये देखो ये है ना, या फिर ये सब क्या है, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन नाम है इसका। वैसे ही यहां देखेंगे तो ये प्रोटीन है ना, छोटा छोटा ऐसे, ये क्या है, नाम है इसका एनवेलप प्रोटीन। तो ये इसका एनवेलप है, अंदर जा रहे हैं, तो यहां दिखाया हुआ है एक साथ आरएनए एंड न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो जरा इसके बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन हमने बात किया है एनवेलप के बारे में, और ये एनवेलप आपको यहां पे इस शैतान के अंदर दिख रहा है। चलिए आगे, पीछे चलते हैं फिर से, और ये एग्जाम्पल्स जिसमें जो कि एनवेलप्ड वायरस के हैं, ध्यान रखिएगा, हर्पिस वायरस, एचआईवी वायरस या फिर कोविड-19, ये सब कैसे हैं, दे आर एनवेलप्ड वायरस, ठीक है ना। और बाकी को कहते हैं नेकेड वायरस, ठीक बात है। तो जो नेकेड है वो है बिना एनवेलप का, और जो एनवेलप्ड है उसमें एनवेलप प्रेजेंट है। देन कैप्सिड लिखा है, और ये कैप्सिड क्या है, दिस इज आउटर प्रोटीनेशियस कवरिंग, यानी अगर एनवेलप नहीं है तो कैप्सिड होता है सबसे बाहर कवरिंग, और ये बना होता है किसका, प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसके जो होते हैं सब यूनिट्स उसे कहते हैं कैप्सोमियर, और किसी भी वायरस में कैप्सोमियर का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साहब हैं टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक बात है, जो कि डायग्राम एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है जानबूझ के, आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर पे। तो जो टोबैको मोजाइक वायरस है, इसमें जो कैप्सोमियर है उसका नंबर देखेंगे आप तो मिलेगा 2130, इतने हैं कैप्सोमियर। तो किसी वायरस में कैप्सोमियर कितना होता है, ये फिक्स होता है ना। इस पे हम लोग आएंगे वापस से, बस मैंने कहा है अभी कि टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी हम लोग, दिखाया नहीं है मैंने अभी तक, वो समझाया नहीं है, उसमें इतने होते हैं कैप्सोमियर, राइट। देन आते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो वायरस अपने आप में यूनिक है कि इसमें डीएनए भी हो सकता है और
आरएनए भी हो सकता है एज जेनेटिक मटेरियल। अब इस बात से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ने कहा है कि एक ही वायरस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहा है मैंने कहा कि अगर दो वायरस है, एक ए है और एक बी है, तो ए में हो सकता है डीएनए हो, बी में हो सकता है कि आरएनए हो। यूजुअली आरएनए तो नहीं होता ना जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वायरस में हो सकता है। तो अलग अलग वायरस में, यानी मान लीजिए मैंने कहा एक ए है, मेरे इस हाथ पे एक वायरस है, इस हाथ पे एक वायरस है ना, मैं खतरों का खिलाड़ी हूं। तो ये जो दो वायरस है मेरे हाथों पे, एक में हो सकता है डीएनए है, एक में हो सकता है कि आरएनए है। तो दोनों में, आखिर दोनों है तो वायरस ही ना, तो मैं कह सकता हूं डीएनए में, वायरस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन किसी एक वायरस में डीएनए ही होगा या फिर आरएनए होगा, ऐसा है। देन ऐसे वायरसेस जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, चलिए मैं कहूंगा कि वायरस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ चुका है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ चुका है आपके पास। वैसे वायरसेस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो कौन कौन सा है? तो पॉक्स वायरस है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जिसे आप कहते हैं CMV, या फिर कई बार CAMV में लिखा मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा, जैसे TMV वैसे CMV कहते हैं। हार्पिस और हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब कैसे हैं? दे आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो कुछ खास है। क्यों खास है भाई? तो डीएनए होता है यूजुअली कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन ये कोलीफेज 5X174 और M13 फेज, ये जो दो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियोफेज हैं, इनमें एक्सेप्शनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये हो जाता है एक्सेप्शन, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। देन आरएनए कैसा होता है यूजुअली? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन फिर से देखो यहां पे वायरस है, ये अजीब अजीब करता रहता है खेल। यहां देखें तो रियो वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस, ये ऐसे वायरसेस हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को आपको मिलता है। आरएनए होता है यूजुअली एक स्ट्रैंड वाला, लेकिन एक ऐसा है दो स्ट्रैंड वाला। वैसे ही एक स्ट्रैंड वाला कौन कौन सा? टोबैको मोजाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, और फिर से आइए वही कौन? वही कोविड-19। इसमें भी कैसा आरएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस होता है ये कोविड-19, यानी कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस। रिप्रोडक्शन जो है वायरस का वो दो तरीकों से ही होता है, एक फेजिक साइकिल चलता है और एक पिनोसाइटिक साइकिल चलता है। जो फेजिक साइकिल है इसमें क्या होता है? वायरस इंजेक्ट करता है अपना सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देता है होस्ट के अंदर, उसे कहते हैं फेजिक साइकिल, जो कि आपने पढ़ा हुआ है वायरस बैक्टीरिया पढ़ते टाइम। दो तरह का होता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। हमने बात किया हुआ डायग्राम भी, मैंने, मुझे याद है अच्छे से, डायग्राम भी बताया था मैंने आपको वहां पे कि जो लाइटिक साइकिल है इसमें वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट टू होस्ट डीएनए एंड कॉजेज लाइसिस, है ना, कॉजेज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। चलो कंफ्यूज मत होना, एंड नहीं बट लिख दे रहा हूं मैं यहां पे। जो वायरल डीएनए है वो होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट नहीं करता है, लेकिन बैक्टीरिया का यानी होस्ट सेल का लाइसिस जरूर कर देता है। वहीं लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल जो डीएनए है वो इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के डीएनए के साथ। जबकि जो पिनोसाइटिक साइकिल उसमें क्या होता है? एंटायर वायरस एंटर्स होस्ट सेल, पूरा का पूरा जो वायरस है वही सेल के अंदर चला जाता है। ये टोबैको मोजाइक वायरस है, जो कि देखें अगर हम लोग इसका शेप देखें तो ये कैसा दिखता है? ये एलोंगेटेड रॉड शेप का होता है। दिस इज एलोंगेटेड रॉड शेप का, एंड इसका डायमेंशन अगर हम लोग देखें, जो कि देखना ही चाहिए, तो वो ये है 3000 इंटू 180 एंगस्ट्रॉम, यानी यहां से यहां कितना है? इसकी लंबाई है 3000 एंगस्ट्रॉम और इसका डायमीटर कितना है? 180 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर हुआ करता है। इसमें जो कैप्सोमियर है वो आपको दिख रहा है 2130 है, और ये आपको दिख रहा है यहां पे
आरएनए जो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसमें 6400 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये ना पूछना मेरे से, बहुत मारूंगा नहीं तो ये जो आरएनए है उसमें 6400 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसमें 2130 कैप्सोमियर है। कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर कि टोबैको मोजाइक वायरस के लिए जरा रेशियो बताइए किसका, नंबर ऑफ कैप्सोमियर अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसा रेशियो कई बार पूछ लेते हैं। तो रेशियो क्या आएगा, करीब करीब ये आएगा 3:, सॉरी ये कैप्सोमियर इस टू ये है ना, तो 1:, ये 1:3 आएगा, है ना। तो ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, ये 6400 है और ये है करीब करीब 2100 के आसपास, तो ये करीब करीब 1:3 आएगा, या फिर अगर उल्टा कर दें इसको, न्यूक्लियोटाइड इज टू कैप्सोमियर तो 3:1 आएगा। तो ध्यान रखिए क्या पूछा है, कैप्सोमियर इज टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज टू कैप्सोमियर, सिर्फ मिस्टेक नहीं होने जानकारी रहने के बावजूद गलती हो जाएगी आपसे। तो ये टोबैको मोजाइक वायरस है। मैंने इतना कुछ क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि टोबैको मोजाइक वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट थॉरली स्टडीड वायरस। इसके बारे में आपको मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड को खूब जानकारी है, इसीलिए आपको भी थोड़ा जानकारी तो होना ही चाहिए विशेष, इसलिए मैंने इसका डायमेंशन भी बताया है आपको, कैप्सोमियर कितने हैं वही बताया है आपको, और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही बताया है आपको, इसका शेप कैसा है ये भी बताया है मैंने आपको। ठीक बात है। ये साहब क्या हैं, ये बैक्टीरियोफेज हैं, जिसमें आपको हेड दिख रहा है, और हेड कैसा होता है, तो हेड होता है पॉलीहेड्रल। कैसा होता है बेटा, पॉलीहेड्रल यानी कई सारे इसमें सरफेसेस होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये पॉलीहेड्रल हेड है। देन यहां आप जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो पार्ट है, दिस इज नोन एज टेल। ऊपर में हेड है, नीचे में टेल है। इसमें आप देख रहे हैं यहां पे कॉलर है जो हेड और टेल को जोड़ रहा है। देन ये यहां आपको दिख रहा है शीथ है, प्रोटीन का बना हुआ, बाहर में कवरिंग दिख रहा है, ऐसे कवरिंग, और ये फिर से प्रोटीन का बना हुआ है, आपको दिख रहा है 6 टेल फाइबर्स। ये अपने मन से नंबर चेंज मत कर देना, 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, दिस इज बेस प्लेट, इसे कहते हैं आप बेस प्लेट। और इसमें कैसा होगा अंदर में डीएनए, तो दिस इज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो कुछ कुछ ऐसा है बैक्टीरियोफेज जो कि कैसा दिखता है, ये टैडपोल जैसा दिखता है, दिस इज टैडपोल लाइक, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक पॉलीहेड्रल हेड है और टेल है। टेल में बिल्कुल बेस तरफ जाएंगे तो एक बेस प्लेट है और वहां 6 टेल फाइबर्स लगे होते हैं। और ये इसी, ध्यान रखिएगा, ये लगता है जैसे क्रॉल करता होगा, है ना, ये ऐसा कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस क्रॉल नहीं करता इसके थ्रू ऐसे ऐसे, पता चला कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे चलता होगा, ऐसे ऐसा नहीं है। ये टेल फाइबर अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं। लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो आप मान लेंगे कि इसका वायरस का टांग है, ये तो वायरस का टांग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटैचमेंट, है ना, ये कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, जिस भी सरफेस पे होगा उस पे। देन लास्ट है सब वायरल पार्टिकल्स, यानी ये ऐसे, आप ऐसे कह सकते हैं कि these आर एक्चुअली वायरस डिवाइड ऑफ एनी कंपोनेंट। जैसे अभी आपने पढ़ा है वायरस में 3 होते हैं कंपोनेंट्स, वैसे ही जो सब वायरल पार्टिकल होते हैं ये वायरस से छोटे होते हैं, और ये इसमें किसी में कैप्सिड नहीं होगा, किसी में जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ऐसे करके कुछ ना कुछ मिसिंग होगा इसमें। पहला है वायरवाइट्स। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई डीनर। ये मैं स्टामा कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डीनर। ये हैं स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स। इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आरएनए ही है। ये होता क्या है हमेशा, दीज आर ऑब्लिगेट
पैरासाइट, यानी जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा। इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि लीनियर या फिर सर्कुलर हो सकता है। ये डिजीज कॉज करता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी लिखा है शॉर्ट में, और इस शॉर्ट फॉर्म में ही अक्सर पूछा जाता है, हालांकि मैंने एक्सपैंड कर दिया है। दिस इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वैसे ही क्राइसेंथेमम स्टंट, जिसे आप कहते हैं ना हिंदी में गुलदाउदी, अभी सर्दी का टाइम है, आपके यहां हो सकता है लगा भी हो, सर्दी के टाइम में खिलता है इसका फूल। वैसे ही सिट्रस एक्सोकॉटिस, तो ये सब कुछ डिजीजेस हैं जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ वायरोइड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही होता है, बाहर में कोई कवरिंग नहीं है, न कैप्सिड और न एनवेलप, सिंपली ये वायरस होते हैं, सिंपली ये आरएनए होते हैं। देन नेक्स्ट है वायरोसॉइड्स, जिसका डिस्कवरी हुआ था, किसने करा था? रैंडल ने। और ये क्या है? तो दिस आर आरएनए वायरस इनसाइड कैप्सिड ऑफ लार्जर वायरस, और ये भी होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं लेकिन कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वायरोसॉइड्स हैं। ना लास्ट वन इज प्रायंस, डिस्कवर्ड बाय एल्पर। कई बार एल्पर लिखा मिलेगा, कई बार एल्पर एट अल लिखा मिलेगा, यानी कोवर्कर्स। एट अल मतलब क्या होता है? कोवर्कर्स। प्रायंस होते क्या है? तो दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैविंग एबनॉर्मल फोल्डिंग। ये सिंपली क्या है? प्रोटीन है। जहां आपने कहा कि जो वायरोइड है इसमें सिर्फ आरएनए है, यहां कह रहे हैं सिर्फ क्या है? प्रोटीन है जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड है। ये हाईली इन्फेक्शियस होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा ही है ये इन्फेक्शियस है और सिर्फ प्रोटीन का होता है ये, ठीक है ना। क्या क्या डिजीज कॉज करता है? तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ये जितने भी डिजीज कॉज करता है सब के सब कैसे हैं? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं ये, यानी नर्वस सिस्टम पे ही ये अफेक्ट करते हैं। जैसे कुरू डिजीज है, जिसे आप लाफिंग डेथ डिजीज भी कहते हैं। लाफिंग इसका सिम्टम होता है इसलिए। देन एक है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे आप शॉर्ट में BSE कहते हैं। इसे आप एक और नाम से जानते हैं जो है मैड काउ डिजीज, जिसमें कैटल में ये होता है और एग्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए नाम है इसका मैड काउ डिजीज। वैसे ही स्क्रैपी डिजीज ये कहां होता है? ये शीप में देखने को मिलेगा आपको। वैसे ही क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज, जिसे आप शॉर्ट में CJD लिखा मिलेगा आपको, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब प्रायंस के चलते ही होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजीजेस हैं जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ प्रायंस, जो कि है अपने आप में सब वायरल पार्टिकल। ये कोविड-19 का स्ट्रक्चर है, जहां आप देख रहे हैं कि अंदर में आरएनए है जो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और उसी में कैप्सिड वाला प्रोटीन भी दिखाया हुआ है एक साथ। एक ये ऑथेंटिक डायग्राम है, इसे मैंने NCBI से लिया है। NCBI अगर आप जानते हो तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वन। ऐसा स्ट्रक्चर है वायरस का, जिसमें अंदर में दिखाया हुआ है एक साथ आरएनए और कैप्सिड, बाहर में दिखाया हुआ है एनवेलप, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब जरूरत नहीं है आपको, बस इमेज में था तो मैंने बता दिया है, दिखा दिया है। ये जो रिसेप्टर है ना, स्पाइक प्रोटीन S, उसी को एनलार्ज किया हुआ है। तो ये था अबाउट दिस वायरस, ठीक बात है। इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया है खत्म, और चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, मैंने आपको बता ही दिया था। मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन आपका काम बढ़ गया है। पूरा चैप्टर आपके पास अब रिवाइज करने के लिए, ढंग से चैप्टर को रिवाइज कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, नहीं बनाए हैं तो बनाइए, और बना लिए तो उसको अच्छे से कई बार पढ़िए। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, और जो भी आप बुक खरीदे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उस बुक से आप क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, सिंपली पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ढंग से नोट्स बनाए हैं, अगर ढंग से बनाए हैं नोट्स को, तो नोट्स को पढ़िए। नोट्स अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी 2 बार पढ़िए,
है ना। कीप दिस रेशियो मेंटेन्ड। हर चैप्टर में बायोलॉजी में जो भी आपका नोट्स है उसे आप अगर 2 बार पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी 4 बार पढ़िए, नोट्स पढ़ते हैं 5 बार तो एनसीईआरटी 10 बार पढ़िए, है ना। जो आप नोट्स पढ़ते हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में का कवर हो जाता है एनसीईआरटी, बट स्टिल एनसीईआरटी को आप ढंग से पढ़िए। उसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है सर से पूछिए, और क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सब लोग लगाइए। चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। एक चैप्टर हमने निपटा दिया है, अगली बार मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।